हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जैसे कि हमने बताया था कि पिछली वीडियो में हम अगला पार्ट मानव जनन का जल्दी लाएंगे, तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नर जननांग। नर जननांग के बारे में ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो नर जननांग क्या है? तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि नर जननांग जो होता है मुख्य रूप से क्या है, वृषण है। तो वृषण नर जनन के मुख्य अंग होते हैं। ये अंडाकार ग्रंथिल अंग हैं जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश एक पेशीय पट द्वारा 2 अर्ध भागों में बटा रहता है। ये वृषण कोश को वृषण रज्जु अथवा स्पर्मेटेड रज्जु द्वारा निलंबित करते हैं। वृषण रज्जु में एक धमनी, एक शिरा, एक लसिका वाहिनी तथा एक तंत्रिका पाई जाती है। ये सभी संयोजी ऊतकों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करते हैं, इसीलिए ये बॉडी से अलग रखे जाते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। कम ताप पर ही जो है शुक्र जनन जो है होता है, या ये कह सकते हैं कि शुक्र जनन के लिए कम टेम्परेचर जो है आवश्यक होता है, इसीलिए ये कम टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। तो जो इसकी थैली है यानी कि वृषण कोश, जिसको सेक्टोरल सैक कहा जाता है, उसमें इस टाइप का मॉडिफिकेशन किया गया है कि इसमें जो बनने वाले शुक्राणु होंगे उनका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से बॉडी से कम होगा। चलिए अब समझते हैं वृषण कोश की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना में क्या है, देखिए, वयस्क मनुष्य में वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा लगभग 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के अंडाकार होते हैं। वृषण खोल के बाहर पतले आवरण, जिसको कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस तथा भीतरी मोटे आवरण को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इन दोनों आवरण के मध्य देहगुही द्रव सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जो वृषण की बाहरी आघातों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको हाइड्रोसिल कहा जाता है, तो कभी कभी चोट लगने की वजह से टेस्टिस क्या करता है कि उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, इसमें जो फ्लूइड है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लगेगा कि टेस्टिस की साइज बढ़ गई है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर पट्टियों के रूप में फैलकर वृषण को बहुत सी पालियों में बांट देती है। अब आप इसको जो है एक फिगर के माध्यम से देखिएगा। ये देखिए, जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो आंतरिक लेयर है, ये अंदर से जो आंतरिक लेयर है, ये देख रहे हैं कि ये अंदर से वृषण को कई भागों में, कई पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी की बात हम कर रहे हैं, कई पालियों में बांट देती है। प्रत्येक पाली में कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पाली में देख रहे हैं ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये देख रहे हैं ना, प्रत्येक पाली में, जिसको सेमनीफेरस ट्यूबुल्स भी कहा जाता है, उपस्थित होती हैं। जिसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं विशेषतः। एक शुक्र जननिक कोशिका, जिसको स्पर्मेटोगोनियल सेल कहा जाता है। ये कोशिकाएं शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसको हम एक फिगर में आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल देखिए, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी स्पर्मेटोगोनियल सेल यहाँ पे बनी हुई हैं। ये देखिए, स्पर्मेटोगोनियल जो है, यही क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, पोषी कोशिकाएं या नर्स सेल, इसको सर्टोली सेल भी कहा जाता है। सर्टोली सेल क्या कर रही हैं कि ये कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, पोषी कोशिकाएं कहलाती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच संयोजी ऊतक में विशेष प्रकार की अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन नामक नर हार्मोन का स्राव करती हैं। तो इनको आप फिगर में देख सकते हैं।
देखिए ये है आपकी सर्टोली सेल, देख रहे हैं ना, ये सर्टोली सेल, ये है सर्टोली सेल, जो क्या करती हैं, जिस समय जो स्पर्म बन के तैयार होते हैं या स्पर्म कोशिकाएं बन के तैयार होती हैं, सॉरी, उनके पोषण के लिए ये कोशिकाएं मदद करती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स को, इसको समझते हैं। ये स्पर्म है जो बन रहे हैं, स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड से ही बाद में चल कर के स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ये है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता है कि पीछे अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था, कनेक्टिंग टिश्यू इन सभी को जो है जोड़े रखता है। अब इंटरस्टिशियस सेल, ये एक विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं इंटरस्टिशियस सेल, जैसे अभी यहाँ पे देखिए इसके बारे में चर्चा की गई थी। इंटरस्टिशियस सेल, हाँ, अंतराली कोशिकाएं, जो इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, जो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन का स्राव करती हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो नर हार्मोन का स्राव करती हैं। इंटरस्टिशियस सेल, यहाँ पे देखिए ये बनी हुई है, ये विशेष प्रकार का टिश्यू है इनका, जो टेस्टोस्टेरोन, इसका किस हार्मोन का निर्माण कर रही हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये नर हार्मोन है। अब सेल ऑफ वेरियस स्टेज, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु निर्माण की विभिन्न स्टेज हैं कोशिकाओं की। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, यानी यही स्पर्मेटोसाइट्स आगे डेवलप होकर के स्पर्म का निर्माण करेंगे। ब्लड वेसल्स, जो आपको पता होना चाहिए, ब्लड वेसल्स इसमें बताया था कि हमने, ये जोड़ी होती हैं कनेक्टिंग टिश्यू द्वारा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ही क्या करती हैं, स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये है प्राइमरी जर्म सेल, इन्हीं प्राइमरी जर्म सेल से ही जो है मेन रूप से ये कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है और वही स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक, तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ये भी उसमें कुछ विशेष प्रकार की ही कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो टेस्टिस से इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अब एक सेकंड देखिए, ये जो एक लोब दिखाया गया है, या यहाँ से हम समझते हैं, ये एक लोब जो दिखाया गया है, इसको अगर इस तरह से सेक्शन में काट दिया जाए या इसको इस तरह से काट दिया जाता है तो ये यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये वही जो एक सेक्शन है, एक लोब है, ये वही पूरा कंप्लीट है यहाँ पे। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखिए एक चीज़ आता है इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो स्टूडेंट लोग को समस्या होती है, जिससे गुप्त वृषण या क्रिप्टोकिज्म क्या होता है, क्रिप्टोकिज्म या गुप्त वृषण किसे कहते हैं। अब देखिए, स्तनधारियों में जब वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं और वृषण कोश में नहीं आते, तब इन्हें गुप्त वृषण कहा जाता है। जैसे चमगादड़ तथा चूहे में वृषण केवल प्रजनन काल में ही वृषण कोश में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप के वृषण को गुप्त वृषण कहा जाता है, यानी कि ये उदर गुहा में पड़े रहते हैं और जब इनमें प्रजनन काल आता है, यानी कि इनका सीजन आता है, तभी वृषण जो है वृषण कोश में आते हैं। जब प्रोटोथीरिया, वेल तथा हाथी में वृषण अस्थायी रूप से ही उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं कि गुप्त वृषण क्या होता है। तो समझ गए आप, गुप्त वृषण का मतलब क्या होगा कि वृषण तो रहेगा बट वो गुप्त रूप से, यानी कि उदर गुहा में रहता है। जो वृषण की गुहा होती है उसमें नहीं होता है, बाद में आता है जब उसकी आवश्यकता होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, इसके हम फीमेल पार्ट को जो है, या कह सकते हैं कि मादा जनन अंग को अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कल या परसों में वो भी वीडियो आ जाएगी। तो इस बार हम जो है देर नहीं करेंगे और कंटिन्यूअस आपको सारी वीडियो को प्रोवाइड कराते जाएंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर और लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बनेगा। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।